नमस्कार दोस्तों। आज 6 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, इसको लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज के द हिंदू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहली बार सुनेंगे, जैसे पेरोल, फरलो, है ना। इस प्रकार की चीज़ें सुनेंगे। तो आज अब अंत तक साथ बने रहें और बहुत सारी अलग तरीके की चीज़ों को जानें। आज मैं कुछ बताने वाला हूँ जो कि आपके ज़िंदगी में, जीवन में, एग्ज़ाम में सब जगह काम आने वाला है ना। तो शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ जो है, एससी ऑफर्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू डिसीटफुल, है ना, कन्वर्जन। जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है छल के द्वारा, जैसे किसी को सहायता करके, जैसे चिकित्सा सहायता करके या शिक्षा का सहायता करके, नौकरी लगा के, इस प्रकार का जो छल करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उसके लिए कहा गया कि इसका निराकरण देखना चाहिए और इसको रोकने के उपाय करने चाहिए। देखा होगा आपने कि कई ऐसे धर्म हैं भारत में जो आप कन्वर्जन करते हैं या आप उसको अपनाते हैं तो आपको बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे आमतौर पे मतलब साक्ष्य नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि यदि आप किसी किसी धर्म में जाते हैं तो आपको लाखों रुपए मिलते हैं, और आपके बदले में यदि आप पढ़े लिखे हो तो आपको लाखों रुपए मिलते हैं। साथ ही साथ आप जिनको धर्मांतरित कराते हो, धर्मांतरण कराते हो, उनके बदले भी आपको कमीशन मिलता है ना। और हम क्या करते हैं, फिर लालच देते हैं एजुकेशन का, अच्छे खाने का, या फिर नौकरी का, और उससे धर्मांतरण करवाते हैं। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि इसे छल करके हम कन्वर्जन करा रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी न्यूज है, फ्लो ऑफ स्पूरियस लिक्वर ड्रग्स इन पंजाब विल फिनिश ऑफ द यूथ, एससी वांट स्टेट गवर्नमेंट। जो जैसे आपने देखा होगा उड़ता पंजाब, है ना। उड़ता पंजाब जब आपने देखा होगा, इसी पे कहानी बनी थी कि पूरा यूथ बर्बाद हो रहा है, और यही राज्य सरकार को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरा यूथ बर्बाद हो रहा है और आप मतलब क्या कर रहे हो, या एक तरीके से क्यों नहीं कड़े एक्शन ले रहे हो। जैसे उन्होंने ये कहा है कि आप के थाने में यदि किसी तरीके की एफआईआर की जाती है नकली शराब की या किसी भी तरीके की, तो आप पूरा उसका कार्य नहीं करते हो या पूरी जांच नहीं करते हो, पूरी तहकीकात नहीं करते हो, दोषियों को सज़ा नहीं मिलती है। जैसे स्ट्रिंजेंट एक्शन हैज़ बी टेकन ओवर 34,000 FIR have been registered in 2 years, but only FIRs are filed, है ना। तो ये व्हाट अबाउट द चार्ज शीट, इलीगल लिक्वर एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब कुछ भी नहीं किया जाता। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी जारी की है, या एक तरीके से धमकाया है कि आपको ये देखना चाहिए, है ना। इसके बाद है पेज नंबर 6 पे है, क्लाइमेट टॉक्स एज शॉर्ट चेंजिंग इंटरनेशनल लॉ। क्लाइमेट टॉक्स, जो हम जलवायु परिवर्तन पे जो बातचीत कर रहे हैं, वो कई प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं उनमें बदलाव लाएंगे, है ना। जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी स्टेट एडवाइजर कमिटी है, द फाउंडेशन ऑफ द क्लाइमेट ट्रीटी इन इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ इज क्वेश्चनेबल, है ना। In the run-up of Stockholm Conference on the Environment, the United States Secretary Advisory Committee stated that, ना उन्होंने कहा। तो इस तरीके से क्या है कि हम जब लॉ की, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ आपको, कि जैसे आज मान लीजिए 2022 है और आज के हिसाब से हमने लॉ बना लिया, है ना। अब 2052, 30 साल गुजर गए। अब यहाँ पे यह कानून नहीं लागू करेगा, क्योंकि पूरी तरीके से दुनिया बदल चुकी होती है, पूरी तरीके से हम जलवायु परिवर्तन का सिनेरियो बदल चुका होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नए कानून लाने पड़ेंगे और नए तरीकों से हमें चुनौतियों को देखना पड़ेगा। इसी के बारे में बात की गई है। डिफरेंशिएटेड कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइमेट जस्टिस, है ना। जो $100 बिलियन देने की बात की गई थी वो भी नहीं दिए। हम अब लॉस एंड डैमेज की बात कर रहे हैं और 200 बिलियन डॉलर देने की बात कर रहे हैं।
अब पता नहीं ये भी हम कर पाएंगे कि नहीं। तो इस प्रकार से इन्हीं की बातें की गई है कि क्या हम सच में वो कर पा रहे हैं जो हम लोगों ने किया था, और हमें बदलते वक्त के साथ कैसे बदलना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 7 पे ही EWS कोटा बियॉन्ड द स्मोक सीन, है ना। मतलब अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी देखना है। EWS कोटा, जैसे हमने कहा था कि इसमें कई मुद्दे हैं जो अभी भी हिडन हैं या अभी भी छुपे हुए हैं। जैसे EWS कोटा से जनरल कैटेगरी को रखा गया है, और जनरल कैटेगरी में यदि हम देखें तो जनरल कैटेगरी की कुल संख्या ही 12 या 15% के करीब होती है। तो 12 या 15% के लिए 10% रिजर्वेशन, और इस जनरल कैटेगरी में भी मान लीजिए कि 90% या 80% लोग ही उसका उठाएंगे, तो 15 अट्ठी बीसा से या 12% लोगों के लिए 10% का कोटा, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी बहस इसमें चल रही है और कई चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इसके बाद एक न्यूज़ है, नो यूनिफॉर्मिटी इन पैरोल एंड फरलो। पैरोल के बारे में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे आपको जानना था। एक फरलो रूल्स है। आप यहाँ पे 2 आदमी देख लीजिए, इसे समझ लीजिए अच्छे से और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए और बी दोनों को जेल हुआ है, इसे 4 साल के लिए और इसे 25 साल के लिए। अब ये बिल्कुल शांत है और जेल की सजा काट रहा है। तो हर राज्य एक कुछ नियम बनाती है कि यदि वो बहुत जघन्य अपराध नहीं किया है या मतलब किया भी है तो उसे कुछ दिन के लिए फरलो पे रिहा किया जाता है। क्यों रिहा किया जाता है? ताकि वो उन लोगों से मिल सके, जैसे अपने घर में जा सके या कुछ दिन तक रह सके बाहर, है ना। तो उसके लिए रिहा किया जाता है, पर यह सीमित अवधि के लिए होता है और सामान्यतः यह एक लिमिट, मतलब सजा काटने के बाद ही यह कहा जाता है कि कुछ दिनों के लिए घर में भेज दिया जाए। तो इसे ही हम फरलो कहते हैं। अब पेरोल की बात हम जब करते हैं, है ना, पेरोल की बात करते हैं, तो पेरोल का क्या होता है कि यह एक निश्चित अवधि के लिए जो जेल से छोड़ा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो फरलो है यह सजा में शामिल होता है। जैसे मान लीजिए 20 दिन के लिए बाहर आया, तो यह सजा के दौरान ही इसको काउंट किया जाता है, 20 दिन इसी में काउंट किया जाएगा। लेकिन पेरोल में यदि कोई बाहर आता है तो उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है, वह सजा से अलग या इतर मामला है। दूसरी बात, पेरोल किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाता है। मान लो कि मतलब बेटी की शादी है या किसी की मृत्यु हो गई है, तब इस स्थिति में पेरोल दिया जाता है। पर इसके साथ ऐसी बात नहीं है, यह राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है और सामान्यतः लोगों को दी जाती है। इसके लिए आवेदन किया जाता है, पर इसके लिए आवेदन नहीं किया जाता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो फरलो और पेरोल, यह मान के चलिए कि यह अनिवार्यता दिया ही जाता है फरलो, इसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वो उसके क्या बोलते हैं, इच्छा पर निर्भर करता है। यह भी इच्छा पर निर्भर करता है, पर सामान्यतः रूल है कि उसे कुछ दिनों के लिए फरलो पे रिहा किया जाए। और हर राज्य सरकार की अपनी अलग अलग नियम कानून है इसके लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा फरलो एंड वो पेरोल। तो आप इसे समझ लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा और भी, है ना। ठीक है, इसके बाद है द लिंगरिंग क्राइसिस, द लिंगरिंग क्राइसिस ऑफ लेबर पोस्ट पैंडेमिक, है ना। पोस्ट पैंडेमिक के बाद मतलब कोविड-19 के बाद कितनी सारी दिक्कतें आई हैं, इसके बारे में बात की गई है। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो पोस्ट पैंडेमिक का है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23, द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड कोविड-19 ऑफ वेजेज एंड परचेजिंग पावर, इसी पे डिस्कस किया गया है। और क्या डेटा शो कर रहा है इसको आप देख लेंगे, है ना। इज इनइक्वलिटी राइजिंग, व्हाट आर द ILO रेमेडीज, किस प्रकार का वो उपचार कर रहा है, इसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे तो हो जाएगा मामला।
इसके बाद है पेज नंबर पे पेज नंबर 10 पे है नीड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स हाईलाइटेड एट G20 शेरपा मीटिंग। अब आपको देखना है कि शेरपा किसे कहते हैं, ये देख लेना है। और कलेक्टिव एफर्ट्स, कलेक्टिव एफर्ट से आपको याद आता होगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, सामूहिक प्रयास। यदि हम सामूहिक प्रयास नहीं करते हैं तो किसी भी आयोजन को सफल बना नहीं सकते, है ना। जब हम ग्रुप में बात करते हैं, जब हम ग्रुप के साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत हम आगे जा सकते हैं, लेकिन अकेले चलने पे बहुत दिक्कत होती है। तो इसी पे बात की गई है, जो शेरपाओं की मीटिंग है ना, और उसी पे बात की गई कि हमें मिल के काम करना पड़ेगा। और इसी में एक जो वर्ड है जिसको मैंने पहले बताया गया, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ, है ना। ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मतलब ऐसा लाइफ स्टाइल रखेंगे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, है ना। इसी पे आप देख सकते हैं इसको। और इसके बाद जो है पेज नंबर 12 पे है ILO मीट बिगिंस टुडे, DG कॉल्स फॉर सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी दैट इज इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रिसिलियंट is the theme of 70th Asia and Pacific Regional Meeting APRM of the International Labour Organization begin here on Tuesday। सिंगापुर में यह शुरू हुआ है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यह क्या है यह देख लीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की बात की गई। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि पेंडेमिक के बाद जो सोशल सिक्योरिटी है वो कमज़ोर हुई है, सामाजिक सुरक्षा कमज़ोर हुई है, उसको उसकी आपूर्ति के लिए या उसके सुनिश्चित करने के लिए ये मीटिंग शुरुआत हुई है। और उसके DG ने कहा है कि सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज है, अक्लेम्ड फ्रेंच ऑथर डोमिनिक लेपियरे डाइज एट 91। ये डोमिनिक लेपियरे थे और ये 91 साल की उम्र में इनका देहावसान हो गया है। इनका जो सबसे फेमस, जो हम लोग पढ़ते आ रहे होंगे, यदि आपने SSC बैंकिंग की कभी भी थोड़ी सी भी तैयारी की होगी तो आपने इस किताब का नाम जरूर सुना होगा, फ्रीडम एट मिडनाइट, है ना, और सिटी ऑफ जॉय। ये दोनों किताबें, यह तो पूरी तरीके से भारत पर लिखी गई हैं, तो इसे आप पढ़ेंगे, है ना। और यदि आपको मिल जाता है पढ़ने को तो आप उसे पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में हैज़ 1985 सिटी ऑफ जॉय है, अबाउट द हार्डशिप ऑफ ए रिक्शा पुलर इन कोलकाता, है ना। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में लिखा गया है फ्रीडम एट मिडनाइट में। लार्जली कंसिडर्ड ए मूविंग एंड सेमिनल अकाउंट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, है ना। तो इसी के बारे में बात की गई है, तो आप इसे देखेंगे। यदि मौका मिला तो आप ये दोनों पढ़ लेंगे। रिक्शा पुलर जो कोलकाता में है वो हाथ से खींचते हैं, आज भी रिक्शा, हाथ रिक्शा है उनके पास, है ना। वो एक ऐसा करके बना होता है ना, और यहाँ पे डंडा लगा होता है, यहाँ पे आपको सीट मिल जाती है, यहाँ पे आप बैठते हैं करके, और ये यहाँ पे घुस के आदमी ये इसको दोनों हाथों से खींचता है। तो इसी पे लिखा है, हाथ रिक्शा होती है, जैसे आपने रिक्शा देखी होगी साइकिल वाली, वो उसमें क्या होता है, सिर्फ दोनों यहाँ पे पहिए लगे होते हैं और ये रिक्शा खींचता है, जिससे वो पहुँचाता है। मतलब एक आदमी दौड़ रहा है और एक आदमी बैठा हुआ है, और इसी पे यह किताब लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।